So hello everyone, this is Eliezer Finhes and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका फर्स्ट ईयर जोलॉजी का टारगेट पेपर है फॉर 2023 एग्जामिनेशन, तो आज उसका हम लोग जो है टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि पहले भी जो टारगेट पेपर है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि सर हम लोग पुराने वाले टारगेट पेपर से याद करेंगे या अभी वाले से। तो आपको मैं साफ सीधी बात ये बता दूँ कि ये टारगेट पेपर है जो पहले वाला भी मैंने अपलोड किया है और जो अभी वाला अपलोड किया है, काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो सेम है, सिमिलर है। तो अगर लेकिन इसके अंदर थोड़े एडिशनल सवालात भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं, और इनडायरेक्टली मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो इसी टारगेट पेपर में से ही आएगा। तो इसलिए ये जो आपका टारगेट पेपर है ये नहायत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। इसको एक एक सवाल को आपने अच्छे से देखना है, बाकी मैं एक एक लाइन भी आपको समझाता रहूँगा। और बहुत सारे जो न्यू टारगेट पेपर है जिसके अंदर से आप लोगों का पेपर लाजमी आएगा, तो वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ काफ़ी सारे सब्जेक्ट की। जैसे हो गया केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री है, बॉटनी है, फिर फिज़िक्स हो गया, ये तमाम जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे फर्स्ट ईयर जोलॉजी का टारगेट पेपर। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए जो आपका टारगेट पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर नंबर 1 के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसके हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है आपके पास, वाई फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कि जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी क्यों प्रोवाइड करते हैं या कैसे प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पर है, हाउ आर सैचुरेटेड असाइलग्लाइसरॉल्स डिफरेंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड असाइलग्लाइसरॉल। तो ये दरअसल आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना है सैचुरेटेड असाइलग्लाइसरॉल एंड अनसैचुरेटेड असाइलग्लाइसरॉल। याद रखिएगा कि जितने भी तमाम जो डिफरेंसेस बिटवीन है वो मैं तमाम सॉल्व करवा चुका हूँ। तकरीबन 30 जो है वो डिफरेंस बिटवीन में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसमें तमाम जोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन है वो तमाम के तमाम सॉल्व किए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर जो डिफरेंसेस बिटवीन है सॉल्व वो आप देख सकते हैं। फिर थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, हाउ लाइफ इज़ पॉसिबल अंडर फ्रोज़न वाटर। तो जो आपका फ्रोज़न वाटर होता है, जो जमा हुआ पानी होता है, बर्फ़ बना होता है ना, आपको पता है कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता कि, लेकिन आप अगर देखें यूरोप साइड पर, तो वहाँ पर जब सर्दियों के टाइम पर क्या होता है कि समंदर है वो समंदर की तय जो है वो सतह जम जाती है। और पूछा ये जा रहा है कि आपको पता होगा कि समंदर के नीचे आपको पता है मछलियाँ रहती हैं, काफ़ी सारे जो है वो समुद्री जानदार रहते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि फ्रोज़न वाटर या जो जमा हुआ पानी होता है उसके अंदर जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, वो कैसे पॉसिबल होती है, ये आपने बताना है। तो उसका साफ सीधा एक आंसर ये है कि जो आपको पता है कि लाइंस बनी होती है उसके अंदर, वाटर के अंदर, समंदर के अंदर जो आपको जमा हुआ नज़र आ रहा होता है, वो जो समंदर जमा हुआ नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाली सतह होती है उसके ऊपर ही जमा हुआ नज़र आ रहा होता है। बाकी जो अंदर अगर देखा जाए तो अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं तो जो पानी है आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाता है, और बिल्कुल जो नीचे पानी की जो गहराई होती है उसके अंदर जो ठंडा पानी भी नहीं होता। तो सर्दियों के टाइम पर जो मछलियाँ होती हैं या समुद्री जानदार होते हैं वो जो है वो पानी के समंदर के बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं ताकि वो जो है वो सर्दी से बच सकें, ठीक है। तो ऐसे जो है वो लाइफ पॉसिबल होती है। ये मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डायन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड और डायन्यूक्लियोटाइड की आपने जो स्ट्रक्चर है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट्स। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके पास होता है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए क्यों जो है नुकसानदेह नहीं होता। स्वीटनर का मतलब जो आर्टिफिशियल मिठास होती है स्वीटनर होता है। डायबिटिक क्या होता है, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, तो वो कैसे जो है वो, हालांकि वो मीठा होता है लेकिन वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, नुकसानदेह नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट अ नोट ऑन एनिमल स्टार्च एंड इट्स फंक्शन। तो एनिमल स्टार्च जो आपके पास उसके ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है और साथ ही साथ एनिमल स्टार्च के आपने फंक्शंस भी बताने होंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। तो मुख्तलिफ किस्म की जो आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि मोनोसैकेराइड हो गए, डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड हो गए, तो ये सारे क्या हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये डिफरेंट जो आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये बताने हैं और साथ में आपने इनकी जो एग्जाम्पल है वो भी देनी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आता है,
वाई डज वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड एम्फोटेरिक एंड बफर। तो जो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास होता है, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, वो एम्फोटेरिक या एम्फोटेरिक और बफर क्यों कहलाता है? या सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो ये दोनों सवाल जो है नहायत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, वाई मोनोसेकेराइड्स आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स। तो मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स क्यों कहलाते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर जाकर जो आपके चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो खत्म होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब और देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन लिपिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिपिड्स की डेफिनेशन लिखनी होगी। डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स एंड यूजेस ऑफ असाइलग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। तो आपने क्या करना है, असाइलग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड फंक्शन। और कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स और फंक्शंस भी आपने बताने हैं। याद रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 1 हो गया आपके पास, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है वो मैं ऑलरेडी जो जोलॉजी का है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। जितने भी ये सवालात हैं आपके पास, ये तमाम के तमाम मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप जो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर जो आप देख सकते हैं तमाम के तमाम जो ये सवालात हैं मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसके अंदर ये लिखा है कि राइट द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो आपने क्या करना है, प्रोटीन्स के आपने क्लासिफिकेशन और फंक्शंस लिखने हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग वो हमने डिस्कस किए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स जो है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो कौन से हैं। तो आप 1 बाय 1 करके जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, राइट अ नोट ऑन लॉक एंड की थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी जो है आपकी, जो कि फिशर ने आपको एक थे फिशर जो थे उन्होंने लॉक एंड की थ्योरी जो है वो इन्होंने प्रपोज की थी, तो वो आपने बतानी है। सेकंड आपके पास, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हैं वो बताने हैं। देन आपके पास आता है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो कोई से भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं एंजाइम्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाउ एंजाइम रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जो एंजाइम है आपके पास वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे कम करता है, और हाउ एंजाइम्स एक्ट अपॉन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती ये है कि ऐसी एनर्जी, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो इनएक्टिव कंडीशन में होती है, काम नहीं कर रही होती, और जब वो जो है जब उसके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रीच होती है तो तब जाकर जो है वो चीज़ काम करना स्टार्ट होती है। तो अगर किसी भी कोई ऐसी चीज़ हो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, फिर जाकर जो वो चीज़ है वो एक्टिव होगी, वरना उससे पहले जो है वो नॉन एक्टिव होगी। तो एंजाइम जो है, एंजाइम का काम क्या होता है, टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो एंजाइम जो है वो स्पीड अप कैसे करते हैं रिएक्शन को, बाय लोअरिंग बाय रिड्यूसिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जाहिर सी बात है कि जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी तो बहुत ही कम एनर्जी देने पर भी वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो एंजाइम है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका जो रीज़न था ये मैंने आपको बता दिया। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज एन एंजाइम परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो एक एंजाइम जो है वो कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो भाई जो एंजाइम होता है, याद रखिएगा कि कोई भी हम लोग अगर खाना खाते हैं, तो कोई भी हम खाना खाते हैं, चबाकर खाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा वो जो फूड होता है वो सबस्ट्रेट होता है। और जब हम लोग अपने जो फूड है उसको इनटेक कर लेते हैं, तो जब पेट के अंदर खाना जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेट के अंदर क्या होते हैं, बेली के अंदर होते हैं एंजाइम्स। तो वो जो हमारा फूड होता है वो अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ अटैच होकर वो जो है आप रिएक्शन करता है, और वो जो एंजाइम है कोई भी अगर फूड भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप खा रहे हैं, अगर आप बनाना खा रहे हैं तो बनाना के अंदर क्या होता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर आप बनाना खाएंगे तो वो सबस्ट्रेट है, तो वो जब एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, वो जो हमने बनाना खाया हुआ है, तो वो जब रिएक्शन के बाद क्या हमें प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, जैसे हमारे एग हो गए, जो जिम जाते हैं
स्टूडेंट्स जाते होंगे कोई जिम, तो उनको पता होगा कि जो एग होता है वो जो है प्रोटीन रिच फूड होता है। तो जब एग खाते हैं तो देखिए, अब प्रोटीन तो ही ना हम खा रहे हैं, हम तो एग खा रहे हैं, प्रोटीन तो हमें बाद में जाकर मिलेगा। और प्रोटीन मिलता कैसे है? जब एंजाइम के साथ अटैचमेंट होती है हमारे फूड की, और जब रिएक्शन होता है फिर जाकर जो हमें प्रोटीन है वो मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी ये सवाल है आपके पास कि एंजाइम कैसे जो है कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट्स द अफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी। तो ये जो है ये ग्राफ वाला है, तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो मिसप्लेस है, तो इस सवाल को आप छोड़ दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, कंपेयर द इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर विद एग्जाम्पल्स। तो आपने क्या करना है कि इनहिबिटर और एक्टिवेटर को आपने कंपेयर करना है और उसकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। तो ये एक तरह से डिफरेंस बिटवीन है इनहिबिटर और एक्टिवेटर का। तो जो वीडियो है आपके पास डिफरेंस बिटवीन तमाम जो सॉल्व करवाए हैं, तो उसके अंदर इनहिबिटर और एक्टिवेटर के भी डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्व करवाए हैं, तो वहाँ से जाकर आप इसका आंसर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके अंदर आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर एक ही आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जो कि है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो एक ही आपके पास जो है वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। अब आप बोलेंगे सर चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 किधर गया, 4, 5, 6, 7, 8 किधर गया? तो याद रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो वो बॉटनी के चैप्टर्स हैं, तो वो ऑलरेडी उसका टारगेट पेपर अपलोड हो चुका है, जो है चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ वो फर्स्ट ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो वहाँ से जाकर आप जो है वो टारगेट पेपर बॉटनी का भी देख सकते हैं। तो जो ज़ूलॉजी के जो आपके पास चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 1, 2, और उसके बाद जो आपके पास 9th चैप्टर जो है वो ज़ूलॉजी का आता है। तो चैप्टर नंबर 9 है आपका डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, और देखते हैं कि इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री और सिलोम। तो आपने क्या करना है, आपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री और सिलोम। देन आपके पास क्वेश्चन है सेकंड, व्हाई आर एम्फीबियंस अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। जो एम्फीबियंस आपके पास होते हैं वो अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं। थर्ड है आपके पास, गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपने क्या करना है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसके आपने क्लास प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसके आपने फाइलम है ये, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, तो उसके आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कोई से भी आप 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 4 मार्क्स का सवाल आता है, जो मैंने वीडियो है मॉडल पेपर की वो मैंने बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स है। तो कमेंट सेक्शन में वो वीडियो देखकर लाजमी बताइएगा कि कितने मार्क्स का है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ज़ूलॉजी का। तो जितने भी मार्क्स का होगा, अगर 4 मार्क्स का तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा, और अगर 5 मार्क्स का है तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, तो कभी भी गलती मत कीजिएगा 4 ही याद करने की। वजह यह है कि आप हमेशा 5 याद करें, क्योंकि अगर आपको ऐसा होता है कभी एक भूल भी जाता है तो 4 आपको आते होंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको आते ही 4 है, आपने याद ही 4 किए, और अगर आपको एक भूल जाता है तो फिर ये जो है वो मसला ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा जो है एक जो है पॉइंट एक्स्ट्रा याद किया करें, ठीक है। इंसान है, गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, तो इसलिए कोई भी फिर गलती गुंजाइश ना रहे, इसलिए आप एक पॉइंट हमेशा ज़्यादा याद किया करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स। भाई ये तो हमें पता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, वो उड़ते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो नहीं उड़ सकते। हालांकि देखा जाए कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं और परिंदे हैं, वो वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं ना, तो फिर बर्ड्स क्यों उड़ सकते हैं और रेप्टाइल्स क्यों नहीं उड़ सकते, इसका आपने रीज़न बताना है। फिर फिफ्थ आपके पास मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइडेरिया एंड मोलस्क। आपने जो आपके पास जो फाइलम नाइडेरिया है और मोलस्क है उसके आपने कुछ आपने इंपॉर्टेंस बताने हैं, कुछ आपने अहमियत बतानी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, स्टेट एनी 4 डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टिंग्विश फीचर्स समझ के वो हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो डिस्टिंग्विश फीचर्स का मतलब भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है, ठीक है। तो कोई सी भी आपने 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने फाइलम एकाइनोडर्मेटा के लिखनी होंगी, याद हमेशा आपने एक ज़्यादा करनी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास,
व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू फाइलम नाइडेरिया, और फाइलम नाइडेरिया के भी आपने एग्जांपल देनी है कि कैसे जो फाइलम नाइडेरिया के होते हैं, जो नाइडेरियंस होते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूरोकॉर्ड डेटा एंड सिफेलोकॉर्ड डेटा। आपने यूरोकॉर्ड डेटा और सिफेलोकॉर्ड डेटा के दरमियान डिफरेंस बिटवीन बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आपकी आर्थ्रोपोड्स की, तो वो आपने बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन का भी जो डिफरेंस बिटवीन है वो मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, गिव 4 फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेट। कोई से 4 आपने फीचर्स बताने हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फ्रॉम फाइलम कॉर्डेट। फिर आपके पास डिफरेंस बिटवीन आता है रेटिटे एंड कैरिनेटे। इसमें यह है कि फ्लाइंग बर्ड्स, एक रनिंग बर्ड्स होते हैं और एक फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके दरमियान डिफरेंस बिटवीन तो मैं बार बार नहीं बता रहा, जितने भी डिफरेंस बिटवीन है इंक्लूडिंग रेटिटे एंड कैरिनेटे, तो ये भी आपके पास जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। तो आप जो है वो जाकर देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वो जो वीडियो है वो प्रोवाइड की हुई है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब एनी 4 सैलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम पॉलीफेरा। तो कोई से भी 4 आपने फीचर्स बताने हैं फ्रॉम फाइलम पॉलीफेरा। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द डिफरेंट माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो डिफरेंट जो माउथ पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के, वो उनके आपने नाम बताने हैं और साथ साथ उनकी जो एग्जांपल है वो भी बतानी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफरेंस बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। जो आपके पास हड्डियों वाली फिशेस होती है और जो हड्डी के बगैर होती है, जिसको हम लोग फिंगर फिश बोलते हैं, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस बिटवीन है वो आपने बताना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइडेरिया और मोलस्का। तो नाइडेरिया और मोलस्का का जो आपके पास इंपॉर्टेंस है आपके पास, वो आपने बतानी होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट अ नोट ऑन लंग फिश। तो जो लंग फिश होती है, आपको पता है कि जो फिश होती है उनके अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है। जो फिशेज होती है वो मोस्टली जो रेस्पायर करती है जो है वो गिल्स से करती है, लेकिन ऐसे फिशेज भी होती है जिनके पास लंग्स होते हैं, तो इसलिए उन फिश का नाम ही लंग फिश है। तो उसके बारे में आपने तमाम चीज़ें बतानी है और आपने उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स। तो जो फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स है कि कैसे जो है वो कैसे वो डिज़ाइन की गई है कि वो उड़ सकती है, बर्ड्स उड़ सकते हैं। तो ये आपने फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स बताना है। कुछ आपने 4 से 5 पॉइंट्स इसके लिखने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई कैन एन ईगल फ्लाई एंड पेंगुइन कैन नॉट। तो ये पूछा जा रहा है कि कैसे जो है वो ईगल जो है वो फ्लाई कर सकती है, ईगल उड़ सकती है, लेकिन पेंगुइन जो है वो नहीं उड़ सकता। तो बात यही है कि ईगल जो होती है वो स्मॉल इन साइज़ होती है और उसके जो पर होते हैं, जो उनके विंग्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। इस वजह से जो ईगल है वो फ्लाई कर सकती हैं। जबकि अगर पेंगुइन की बात की जाए तो पेंगुइन जो होते हैं वो उनका जो है वो उनका साइज़ भी जो होता है, उनका वेट भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके जो विंग्स होते हैं वो भी वेल डेवलप नहीं होते। इस वजह से वो जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका एक रीज़न था। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया जो है आपके पास, या क्लास रेप्टाइल्स जो है वो, उसका आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास आता है, व्हाट एडेप्टेशंस मेड द बर्ड्स केपेबल ऑफ फ्लाइट। तो ये वही बात होगी ना, ये फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स या एडेप्टेशंस मेड द बर्ड्स कैपेबल ऑफ फ्लाइट। तो ये जो है पूछने का अंदाज फ़र्क है, लेकिन जो इसका आंसर है वो सेम ही आएगा। मैंने इसलिए जो है वो अलग अलग करके लिखा है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किसी भी तरह से जो है वो आगे पीछे वर्डिंग करके जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप घबराइएगा मत, इसका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई प्रोटोनेफ्रीडिया आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं उनको फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, नाइडेरियंस हैव नो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नाइडेरियंस जो होते हैं उनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ों के ना होने के बावजूद भी तो वो कैसे उनकी लाइफ पॉसिबल होती है, ये आपने बताना होगा। देन आपके पास यहाँ पर जाकर जो आपके चैप्टर नंबर 9 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म होते हैं। याद रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 9 है आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो इस चैप्टर से आते रहते हैं, तो इसलिए जो है इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। टोटल हमने इसके अंदर 23 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम आर्थ्रोपोडा की, और फिर आपने जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं कि कैसे कैसे वक्त के साथ साथ जो फाइलम आर्थ्रोपोडा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को चेंज करते रहे, तो वो तमाम चीज़ आपने बतानी है। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग का है तो इसलिए इसको हर एक चीज़ जो आपने डिटेल में अच्छे से बतानी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन डिटेल क्लास मेमेलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास मेमेलिया के बारे में आपने डिटेल में लिखना है, एंड द सब क्लासेज ऑफ मेमेलिया विद एग्जांपल्स, और साथ ही साथ जो मेमेलिया की सब क्लासेज हैं वो भी लिखनी है और इनकी जो एग्जांपल है वो भी लिखनी होंगी। तो जाहिर सी बात है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो तमाम चीज़ें जो आपने वो डिटेल में देनी होंगी। तो फाइनली आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 है आपका वो यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 11। तो नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन, और उसमें से देख लेते हैं कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 वो कौन कौन से हैं। याद रखिएगा कि जो आपका चैप्टर नंबर 9 था उसके ही जो सवालात थे वो बहुत ज़्यादा थे, बाकी जो है वो बहुत कम सवालात हैं, इतने ज़्यादा कुछ सवालात नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन। तो आप जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं डाइजेशन के अंदर उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डजंट फूड एंटर द ट्रैकिया इंस्टेड द एसोफेगस। कि जो आपको पता है कि जो आपके जब आप इनटेक करते हैं फूड को तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है। एक जो ट्रैकिया की तरफ होता है, ठीक है, डजंट फूड एंड व्हाई डजंट द फूड एंटर द ट्रैकिया इंस्टेड द एसोफेगस। तो एसोफेगस के अंदर क्यों जो है वो फूड एंटर होता है, ट्रैकिया के अंदर क्यों नहीं होता। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया और एसोफेगस का जो होता है रास्ता होता है उसके अंदर क्या होता है, एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक सॉरी तो एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक ढक्कन टाइप लगा होता है। तो जब भी फूड हम लोग इनटेक करते हैं तो ऐसा होता है कि जो आपका जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो जो स्फिंक्टर होता है या ढक्कन होता है, ढक्कन टाइप, वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, ट्रैकिया की तरफ को बंद हो जाता है और जो सारा फूड है वो एसोफेगस की जानिब चला जाता है, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्सेस यूज़ ऑफ स्पाइसी फूड यूज़ ऑफ एस्पिरिन कॉज पेप्टिक अल्सर्स। तो आपको पता है कि एस्पिरिन का तो नहीं पता होगा कि आपको ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हम लोग जब भी स्पाइसी फूड खाएं, अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची वाले हम लोग रेगुलरली मसाले वाले हम लोग बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी फूड खाएं तो ऐसा होता है कि अल्सर होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, स्पाइसी फूड में ऐसी क्या चीज़ होती है कि अल्सर जो है वो कॉज हो जाता है। तो यह बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कंपेयर आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स दैट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए काम करती है, तो वो आपने बताना है। फिर आपके पास 5th है, रिलेट हेपेटाइटिस एंड जॉइंटिस विद द फंक्शंस ऑफ द लिवर। आपने क्या हेपेटाइटिस और जॉइंटिस के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज। अच्छा, जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं वो जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं कैपिलरीज में, ये बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा ये आपने बताना है, ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 9, what accounts for the presence of bacteria in large intestine और enlist the role of large intestine। जो large intestine का रोल है, large intestine क्या काम करता है, ये आपने बताना होगा। यहाँ पर जाकर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, एक्सप्लेन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर ऑफ मैन। तो जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जो मैन के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर होता है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास रोल ऑफ स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन उसका आपने रोल बताना है। स्टमक का और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। याद रखिएगा कि स्टमक के बाद जो फूड है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जानिब जाता है। तो तमाम आपने जो है वो रोल बताना होगा इसका कि क्या काम होता है इसके अंदर फूड के साथ, और साथ ही साथ आपने इसकी जो डायग्राम है आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो भी आपने बतानी होगी। और मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ
कि अगर डायग्राम पर लेबल लिखा हो या ना लिखा होगा, होता है ना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर लेबल नहीं भी लिखा हो तो ये आपको अंडरस्टूड है कि जो आपकी डायग्राम है वो लेबल होनी चाहिए। याद रखिएगा कि अगर आप अच्छी से अच्छी भी डायग्राम बना लेते हैं और उसको आप लेबल नहीं करते तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट आपको जो मार्क्स है वो काफ़ी सारे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो तो लाजमी जो डायग्राम अगर आप कोई भी सीखते हैं तो लाजमी उसको लेबल भी करना ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है आपके पास सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई इज़ द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स कलरलेस। तो जो इंसेक्ट का ब्लड होता है, कीड़े मकोड़ों का जो ब्लड होता है वो कलरलेस क्यों होता है ये बताना है। तो भाई बात ये है कि जो इंसेक्ट्स का ब्लड होता है उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। जो इंसानों का ब्लड होता है ना उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये MCQ में आ जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जो ब्लड के कलर को रेड कर देती है, तो वो एक ही चीज़ है, वो हीमोग्लोबिन है। और इसका जो रीज़न है मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ब्लड का कलर जो है वो क्यों नहीं होता, कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसकी वजह से जो उनका इंसेक्ट से ब्लड का कलर है वो कलरलेस होता है, मतलब उनका कोई भी ब्लड का कलर नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन डाइजेशन इन एमीबा। तो एमीबा के अंदर, या कोई लोग एमोइबा बोलते हैं, एमोइबा नहीं होता, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो सही होती है वो एमीबा ही होती है। तो एमीबा के अंदर जो डाइजेशन होती है वो आपने बतानी है। थर्ड आपके पास, वाई आर वेल्व्स एब्सेंट, या वॉल्स कोई लोग बोलते हैं, तो मैं इसको वेल्व्स बोलता हूँ, आपको स्पेलिंग आना चाहिए। तो वाई आर वेल्व्स एब्सेंट इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। तो जो आर्टरी के ल्यूमेन होती है उसके अंदर वेल्व्स जो है वो एब्सेंट क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते। फिर फोर्थ है आपके पास क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपके पास, जो पूरा लिम्फ का पूरा सिस्टम होता है, उसके आपने फंक्शंस बताने हैं, उसके 4-5 जो हेडिंग्स है वो आपने देनी होगी। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, वाई ब्लड फ्लो इज़ फास्टर इन आर्टरीज। जो आर्टरीज आपके पास होती है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो ज़्यादा फास्ट क्यों होता है, जबकि अगर वेन्स की बात की जाए एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, उनके जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम होता है। तो बात ये है कि जो आर्टरी होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है और जो वेन्स होती हैं बिल्कुल नैरो होती हैं, तो इस वजह से जो आर्टरी के अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन। उधर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन द लब दब साउंड इनिशिएटेड इन द हार्ट। जो आपको पता है कि जो लब दब साउंड होती है हार्ट के अंदर, दिल के अंदर, तो उसको आपने मेंशन करना है और बताना है कि वो लब दब साउंड जो है वो कैसे क्रिएट होता है। राइट देयर सिग्निफिकेंस फॉर मॉनिटरिंग द हार्ट बीट। और आपने इसके वो बताना है, सिग्निफिकेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है फॉर मॉनिटरिंग द हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर जो हीमोग्लोबिन है वो सही से पेयर में नहीं होता, अगर उसकी इम्पेयरमेंट होती है, पेयर में सही से नहीं लगा होता, तो फिर कौन सी बीमारी जो है वो इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन से लगती है, और इस बीमारी की आपने टाइप्स भी बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू नो अबाउट ECG। तो ECG जो आपके पास है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो तमाम ये एक तरह से आपने शॉर्ट नोट लिखना होगा ECG के बारे में कि ECG क्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, व्हाई डू अ डबल सर्किट हार्ट बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट। जो आपके पास डबल सर्किट हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट से क्यों ज़्यादा बेटर होता है। तो याद रखिएगा, जो डबल सर्किट हार्ट होता है उसके अंदर जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंसान होते हैं, उसके अंदर इंसानों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो क्या होता है वो अलग अलग होता है, एक साथ मिक्स नहीं होता। लेकिन जबकि हम लोग इंसेक्ट्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉकरोच है, तो उनका जो है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है और उनका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बिल्कुल मिक्स होता है आपस में, ठीक है। तो यही जो है डबल सर्किट हार्ट बीट और सिंगल सर्किट हार्ट बीट में फ़र्क है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। डिफरेंस बिटवीन बताना है आर्टरी और वेन के दरमियान में। ये भी जो है वो उस वाली वीडियो में जो कि डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, तो उस वाली वीडियो में ये वाला भी सॉल्व है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर जो डिफरेंस बिटवीन आपने बताने हैं, ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। इसका जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है।
फिर चैप्टर नंबर 12 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड के आपने कुछ फंक्शंस बताने हैं, 4 से 5 पॉइंट जो आपने वो ह्यूमन ब्लड के बारे में लिखने हैं। 13 है वाई एस ए नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। जो आपके पास एस ए नोड होता है साइनो एट्रियल नोड जो होता है तो वो पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों कहलाता है ये बताना होगा आपने। देन आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर खत्म होते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब और देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। तो पहला सवाल है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, राइट द कॉज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजीना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो ये तमाम जो चीज़ें आपने इसकी देखिए आपको कितनी यहाँ पर डिजीज़ लिखी हुई हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास यहाँ पर टोटल 5 डिजीज़ लिखी हुई हैं और इन 5 डिजीज़ के आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज़ लिखनी है कि ये डिजीज़ जो है वो होती कैसे हैं। फिर आपने इसके अफेक्ट्स लिखने हैं कि अगर ये डिज़ीज़ किसी इंसान को हो जाए तो उसको क्या किस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, मतलब कि आपने इसके सिम्टम्स बताने हैं। एंड देन जो आपने ये तमाम जो डिजीज़ हैं इनकी आपने प्रिवेंशन बतानी है कि ये तमाम डिजीज़ को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इनका खात्मा कैसे हो सकता है। ठीक हो गया, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। देखें एक एक सवाल आपको पढ़ के बताने का समझाने का मकसद ये है ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बोल रहे होते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको कैसे करें, कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए मैं आपको एक एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ लेबर डायग्राम। तो आपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का वो बताना है और इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हार्ट के अंदर वो बतानी है और साथ साथ आपने इसकी जो डायग्राम है वो भी बतानी है, जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के अंदर हो रही होती है तो उसकी आपने जो है वो लेबर डायग्राम भी बतानी होती है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है इंसान का, यहाँ पर मैन का मतलब आदमी नहीं है, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी की जुबान में बोला जाए तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग नहीं लिखा होता, मैन लिखा होता है। तो मैन का मतलब यही होता है कि इंसानों के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो आपने बताना होगा। देन चैप्टर नंबर 13 है आपके पास इम्यूनिटी के देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हाउ द ट्यूमर सेल्स आर डेल्ट विद बाय आवर ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे मतलब कि जो इम्यून सिस्टम है ट्यूमर सेल से डील करता है ये बताना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज क्विकर देन प्राइमरी। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है आपका वो हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्स से ज़्यादा तेज़ कैसे होता है, क्विक कैसे होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनके सेल्स एंड टीसी सेल्स। एनके सेल और टीसी सेल के दरमियान डिफरेंस बिटवीन बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हैज़ इन्फ्लेमेशन इन द साइनस एंड फेलियर इन द यूस्टेशियन ट्यूब, व्हाट आर दीज डिजीजेस। तो एक इंसान है उसके जो साइनस है और फिर उसके यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर फेलियर है और इन्फ्लेमेशन है उसके साइनस के अंदर। तो आपने बताना है कि ये जो डिज़ीज़ है उनका नाम क्या है और किसी भी आपने इनमें से एक डिजीज़ की आपने जो है सिम्टम्स बताने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, आउटलाइन दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फीवर। अगर आपको जो बुखार होता है, फीवर होता है तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसके जो नुकसानात हैं वो आपने बताने हैं। कोई से भी 4 से 5 पॉइंट्स आपने बताने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ एंटीपायरेटिक थेरेपी एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। तो एंटीपायरेटिक थेरेपी क्या होती है और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, किस वजह से इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है। तो फेगोसाइटोसिस का मैं आपको ओवरव्यू अगर बताऊं तो फेगोसाइटोसिस ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग इनटेक करें, किसी भी सॉलिड पार्टिकल का जब हम लोग इनटेक करते हैं तो उसका क्या होता है, उसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर किसी भी फॉर एग्जांपल हम लोग जो है लिक्विड मटेरियल को अगर हम लोग इनटेक करें तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन का होता है सूजन हो जाती है, तो उसका वो कैसे होती है, मतलब कि होता क्या है, उसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स हैं आपके पास वो या तो कुछ डेड हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या
सूजन हो जाती है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के आपने जो है वो फंक्शन बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है आपके पास, तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। जो चैप्टर नंबर 13 आपका इम्यूनिटी है, इसके हमने टोटल 10 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखे। अब देखते हैं कि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है वो आपने डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है। सेकंड है व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो जो आपके पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है उसके अंदर टी सेल्स और बी सेल्स का क्या काम होता है ये बताना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर जाके आपके जो चैप्टर नंबर 13 है वो ख़त्म होता है। तो फाइनली हमारा जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला सवाल जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई डज एम्फाइजीमा इंक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। तो जो एम्फाइजीमा जो आपके पास डिजीज़ है वो जो लंग्स का वॉल्यूम है, मतलब कि लंग्स को कैसे बढ़ा देता है, गुर्दे को कैसे बढ़ा देता है ये बताना है। सेकंड आपके पास हाउ डज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर इन मैन। अच्छा, कोई भी जो सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो जो आपके पास स्मोकिंग होती है वो इंसान के अंदर लंग कैंसर कैसे कॉज करती है, लंग कैंसर कैसे हो जाता है स्मोकर्स को, ये बताना है। उसका पूरा प्रोसेस बताना होगा आपने। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। पता नहीं क्यों बार बार चैप्टर मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने क्या करना है, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी नीट डायग्राम और साथ में लेबल भी आपने करना होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, फिर चैप्टर आ गया यार, पता नहीं क्या चैप्टर जो है ना वो मेरे मुंह के ऊपर ना बस गया बिल्कुल। तो चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वाई ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो जो ह्यूमन बीइंग की जो ब्रीथिंग होती है, जो हम लोग इंसान जो है वो सांस लेते हैं, उसको नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल्स एंड ट्रैकिया। तो जो हेयर आपके पास होते हैं आपके जो आपके नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जो नथनियाँ होती हैं, उसके अंदर जो हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर और ट्रैकिया के अंदर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द पिगमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और किस पिगमेंट को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइनस। आपने साइनस पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सवाल है कि जो एयर है आपके पास, हवा जो है वो पानी से ज़्यादा अच्छी रेस्पिरेटरी मीडियम है, वो क्यों है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो खत्म होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास, डिस्क्राइब द ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। के जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है इंसानों के अंदर वो बताना है कि इंसान जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। तो भाई साफ सीधी बात है कि इंसान जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल करते हैं। फिर आपके पास एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और साथ साथ आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो कैसे इंसानों के अंदर, जैसे ऑक्सीजन कैसे इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सहेल आउट करते हैं, वो आपने डिटेल में बताना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, डिस्क्राइब द मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर थर्ड पे आपके पास फाइनल क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो आपने बताने होंगे। तो यहाँ पर जाकर जो आपका जो टारगेट पेपर है फर्स्ट ईयर जोलॉजी का वो ख़त्म होता है। विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स। और ये मैं आपको कंफर्म गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका जो फाइनल पेपर है वो इसी में से ही आएगा। जो पास्ट में अभी जो सेकेंड ईयर के पेपर्स हुए हैं तो आप जाकर वो कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जो पेपर हैं वो सेकेंड ईयर के वो हमारे टारगेट पेपर में से ही आए हैं। और इंशाल्लाह जो आपके जो अभी पेपर होंगे आपके फर्स्ट ईयर के तो वो भी इसी टारगेट पेपर में से ही आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट पेपर कौन सा चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे टारगेट पेपर जो हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स बिल्कुल रुके हुए हैं ठीक है काफ़ी टाइम से। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।